Good evening, students. Welcome you back for another important session on coordination compounds. देखो कि आपके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लास्ट टाइम हमने बॉन्डिंग बताई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं फॉर्म हो रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इतना कुछ आप स्टडी कर रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनका यूज और इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट एप्लीकेशन एंड ग्रेट यूजेस। तो हमने लास्ट टाइम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, स्टेट द फैक्टर्स व्हिच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट। तो ये स्टेबिलिटी क्या होती है? हमने लास्ट टाइम आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई थी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की कॉम्प्लेक्सिस के लिए। तो हमने कहा था कि अगर टेट्रामीन कोबाल्ट बना है तो 4 स्टेप्स में हुआ था, तो हमने उसकी स्टेबिलिटी निकाली थी। और अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हाई है तो दैट मीन्स इट इज वेरी स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड है। और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी हमने दिखाया था 1/रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टूडेंट्स। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि जब ये कीलेट कंपाउंड बना लेते हैं, जब ये रिंग्स बना लेते हैं स्टूडेंट, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कम्प्लेक्सेस का बहुत यूज होने वाला है, कीलेट कम्प्लेक्सेस का। कीलेशन जो है बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि वो कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, और वो मेटल आयन जैसे कोई पॉइजन वगैरह आपके शरीर में चले जाती है तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम कीलेटिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो कीलेट कम्प्लेक्स बन जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेड है जैसे लेड वगैरह या ऐसे पॉइजन्स जो बॉडी में चले जाते हैं स्टूडेंट, उनको रिमूव करने के लिए कीलेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। तो कीलेशन के अंदर जब रिंग बन जाती है तो वो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है कि जितनी वो रिंग बनाता है उतनी मॉलिक्यूल वो रिलीज कर देता है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या रोल है स्टूडेंट हमारी लाइफ में, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं? मैंने कहा कि इनके एप्लीकेशंस और यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसी के लिए ही हम इनकी स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में कि व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कहाँ कहाँ पर इनके यूज होते हैं स्टूडेंट। तो इनका रोल क्या है बायोलॉजिकली सिस्टम में भी, ये यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहे हैं। और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स भी हैं स्टूडेंट, जिनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बने हुए हैं। तो ये कौन कौन से हैं और उनके क्या यूजेस हैं? एनालिटिक केमिस्ट्री में भी इनका यूज हो रहा है, और जैसे वाटर है उसकी उसकी जो हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो ओर्स होते हैं उनमें मेटल्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम देखते हैं कि इनका कहाँ पर क्या यूज है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, दे हैव लार्ज एप्लीकेशंस एंड यूजेस। एक नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इनकी, जिनके कारण हम इनको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फिर क्या क्या इनके यूज हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाइंड यूज इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ स्टूडेंट, कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, एप्लीकेशंस, आप एनालिसिस करते हो स्टूडेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस। केमिस्ट्री लैब में आप डिटेक्ट करते हो कुछ आयंस को, केमिस्ट्री लैब में आप डिटेक्ट करते हो, और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस भी करते हो। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस भी करते हो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री लैब में। डिटेक्शन करते हो कुछ आयंस की स्टूडेंट।
तो आप उनके लिए क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब होते हैं बड़े कलर्ड कंपाउंड बन जाते हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये आयंस जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स के ऊपर है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाते हैं स्टूडेंट, कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप बनाते हो। और बहुत सारे जो है हम कीलेटिंग रिएजेंट्स का भी यूज करते हैं स्टूडेंट, कीलेटिंग रिएजेंट्स। देखो ये जो रिंग बनाते हैं स्टूडेंट, ये बहुत स्टेबल होते हैं और बहुत सारे अच्छे कलर्स होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है मेटल आयंस का प्रेजेंस, मेटल आयंस का प्रेजेंस। जैसे कि स्टूडेंट देखो निकल आयंस है आपके पास, कोबाल्ट आयंस है आपके पास, फेरिक आयंस है स्टूडेंट आपके पास, जिंक आयंस है स्टूडेंट। इनका डिटेक्शन आप कर सकते हो, इनका डिटेक्शन आप कर सकते हो बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड कंपाउंड्स। देखो कि अगर आपके पास फेरिक आयंस हैं तो इनको आप डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, देखो आपके पास है FeCl3, इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe3 आयन प्रेजेंट है। आपने इसमें डाला K4FeCN6 स्टूडेंट, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपने ऐड किया इसमें। देखो तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलने जा रहा है, Fe स्टूडेंट, FeCN6 स्टूडेंट, और मिल रहा है KCl। देखो ये क्या बना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम इसमें देखो आप देख रहे हैं ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है स्टूडेंट इसके अंदर, और ये साइनो है। तो अगर इनके आप चार्जेस देखें, इनके चार्जेस देखें, देखो कटायन, ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। देखो आपको पता है एक पर्शियन ब्लू कलर होता है, बहुत ही शानदार कलर मिलता है पर्शियन ब्लू स्टूडेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, पर्शियन ब्लू कलर बहुत ही शानदार ब्लू कलर मिलता है जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरिक आयंस में डाल देते हो। अब वो पूछेगा कि इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट, ये क्या चीज बनी है पर्शियन ब्लू कलर, क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा स्टूडेंट, देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा। ये देखो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है, इसमें +2 में है, और ये कटायन है, ये एनायन है। तो कैसे नाम लिखते हो हमको पता ही है कैसे नाम लिखा जाता है। ये पोटेशियम है हेक्सासाइनाइड आयरन 2। अगर इसका नाम लिखना स्टूडेंट, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बताया था, देखो दिमाग लगाना है यहाँ पर। ये कटायन है 4K+, और ये क्या है, एनायन है स्टूडेंट, FeCN6 4-। और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो ये क्या बना फिर, इसको कैसे लिखोगे, पोटेशियम, ये पोटेशियम है, कटायन पहले लिखा जाता है, ये क्या है, हेक्सा साइनाइडो, Cn- नेगेटिव है, एनाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक लिगेंड है तो आइडो। और ये क्योंकि देख रहे हो ये कटायन है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक जब एनाइनिक हो जाता है तो ये नेगेटिव वाला है तो क्या होते हैं, फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट हो गया, और ये टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये क्या चीज है, पर्शियन ब्लू कलर जो मैंने बनाया है, देखो ये पोटेशियम प्लस है, ये 3+ है, तब जाके ये 4- होता, क्या होता है 4-, और आयरन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। इसका क्या नाम होगा, क्या आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूँ, इसका नाम बता सकते हो, क्या लिखोगे, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसका क्या नाम होगा। 1 मिनट का वक्त है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, दिस इज अ पर्शियन ब्लू। एक और भी बता दूं पर्शियन ब्लू कलर कैसे आता है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड मैंने ऐड किया था, आयरन की डिटेक्शन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कि ये डिटेक्शन ऑफ आयंस के लिए बहुत यूज होते हैं। अगर मैंने 4FeCl3 ले लिया स्टूडेंट और इसमें मैंने डाल दिया, ये है पोटेशियम फेरिसाइनाइड,
K3FeCN6 है, ये K3FeN6 है स्टूडेंट, ये 3+ है और ये 3- है, इसमें आयरन 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या बनता है, Fe4, ये बनता है Fe4 FeCN6 स्टूडेंट और 3+3KCO। तो ये सारे देख रहे हैं ब्लू कलर वाले कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, पर्शियन ब्लू कलर वाले हैं, ये ब्लू कलर है, पर्शियन ब्लू कलर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर डिटेक्शन ऑफ आयरन। तो ये मेरे पास यहाँ से शुरू हुआ, पोटेशियम है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, उसके बाद में पोटेशियम आयरन है स्टूडेंट, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 है, और उसके बाद में क्या है, हेक्सा साइनो, बोलो साइनो भी लिखा जाता है, साइनो भी लिखा जाता है, हेक्सा साइनो, और ये 4- वाला फेरेट है फिर ये, और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये है इसका IUPAC नेम, देखो ये आयरन है, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्शियन ब्लू कलर मिलता है आयरन के अंदर। ये टेस्ट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयरन इन केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट। पर्शियन ब्लू कलर बता रहा हूँ, तो पर्शियन ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसी तरह अगर मेरे पास स्टूडेंट कोबाल्ट है, देखो कोबाल्ट को टेस्ट करना है मैंने, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये किस तरह से एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से टेस्ट डिटेक्शन ऑफ आयंस के लिए यूज होता है। डिटेक्शन ऑफ आयंस बता रहा हूँ, इनके यूजेस एप्लीकेशन। देखो आपके पास कोबाल्ट है स्टूडेंट, अगर आपने कोबाल्ट को टेस्ट करना है, CO2+ का डिटेक्शन करना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। आपके पास है कोबाल्ट क्लोराइड स्टूडेंट 2+ में, और इसमें आपने डाला है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इसको क्या बोलते हैं, K3FeCN6 स्टूडेंट्स, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और इसको आप वार्म करेंगे तो आपको मिलने वाला है CO3 स्टूडेंट FeCN6 ट्वाइस। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टूडेंट, और 6 KCl, 3 3 9 है ना, तो 3 KCl स्टूडेंट, CO3 और ये KCl आपको चले गया स्टूडेंट, ये 2 है, 2 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपको एक मिलता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट स्टूडेंट। तो कोबाल्ट को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट। कोबाल्ट भी आपका टेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हुआ। और जिंक का भी टेस्ट कर सकता हूं मैं, अगर आपके पास जिंक है तो यू कैन डिटेक्ट स्टूडेंट जिंक आयंस। तो आपने जिंक आपके पास है स्टूडेंट, जिंक क्लोराइड Zn2+ आयन है, इसमें आप डाल रहे हैं K4FeCN6। देखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का बहुत यूज हो रहा है स्टूडेंट। अब क्या होगा, आपको मिलेगा एक कम्प्लेक्स स्टूडेंट, ये कम्प्लेक्स है ZnFeCN6 है स्टूडेंट, और 4KCl। तो ये जिंक का टेस्ट बन जाता है, ये जिंक का आपको ब्लूइश वाइट कलर मिलेगा इसमें। So you will get a bluish white color student. Therefore, you can detect the presence of the ion student. Therefore, first use I am telling you for the coordination compound is qualitative and quantitative analysis. इसे क्या बोलते हैं, एनालिसिस। आप डिटेक्शन करते हो मेटल आयन का केमिस्ट्री लैब में, तो कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं, उससे आप डिटेक्ट कर लेते हो फेरिक आयंस को, कोबाल्ट 2+ को, जिंक 2 आयंस को। और देखो कि और इंपॉर्टेंट यूज बता रहा हूँ, so they are finding use in many qualitative and quantitative chemical analysis. The familiar color reactions are given by metal ions with a number of ligands as well as chelating agents. Chelating agents की अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। chelating agents किस टाइप के chelating agents मैं यूज कर रहा हूँ, देखो आप जैसे ये चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हो स्टूडेंट, आप खाते हो चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के अंदर निकल यस सर आयंस। खाते हैं। हाँ, तो उसमें निकल आयंस को डिटेक्ट करना है, क्वेश्चन आया था एक किसी पेपर में,
हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ निकल आयंस इन द चॉकलेट? इनमें निकल निकल आयंस होते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है स्टूडेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका पेपर में, वो मेडिकल में भी आया और जी में भी पूछा गया। उसका नाम है डीएमजी। बताओ डीएमजी क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय डीएमजी स्टूडेंट? इसे बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम। डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम कह रहा हूँ स्टूडेंट। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक कार्बन लगाया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट, और एक कार्बन मैंने यहाँ लगाया है। डाई मिथाइल का मतलब क्या होता है? एक मिथाइल मैंने यहाँ लगाया, एक मिथाइल मैंने यहाँ लगाया, और कह रहा है ये ऑक्साइम। ऑक्साइम तुमने पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे ऑक्साइम थे NH2OH। अब ये ग्लाइयोक्साइम है, ग्लाइयोक्साइम है, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड N है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन तो है नहीं, और फिर ये OH है, देख रहे हो? और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड N है स्टूडेंट, और ये OH है, देख रहे हो? तो ये है डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइम, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइम है स्टूडेंट। इसके पास OH है, OH है स्टूडेंट, देख रहे हो आप? इसके पास डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइम के पास OH है। ये इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये कीलेटिंग लिगेंड है स्टूडेंट, कीलेटिंग लिगेंड है स्टूडेंट। ये कीलेट एक रिंग बनाएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिंग बनाएगा। और ये जो नाइट्रोजन है ना स्टूडेंट, इसके पास दो नाइट्रोजन आपको दिख रही हैं, तो ये दो नाइट्रोजन क्या करेंगी स्टूडेंट्स? दो नाइट्रोजन क्या करेंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो दो नाइट्रोजन है स्टूडेंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या कर सकते हैं? देखो ये अपने ये बनाएंगे, जैसे मेरा मेटल आयन है स्टूडेंट, निकल आयन आ गया, निकल आयन आ गया, ये लो। तो ये निकल के साथ अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, देख रहे हो? ये इसने डोनेशन किया, ये इसने डोनेशन किया, इसी तरह ये रिंग बन गई, एक रिंग बन रही है, दिख रही है ना, एक रिंग बन रही है। अब होगा क्या कि ये जो ग्लाइकोसाइम होता है, थोड़ा एल्कली हम ऐड करते हैं इसके अंदर, इसको इसके लिए थोड़ा सा एल्कली ऐड किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये H- एक तरफ से निकलने वाला, एक तरफ से H- निकल जाएगा स्टूडेंट। मतलब मेरा ये है कि एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पर C, ये दिख रहा है C, ध्यान से देखना इसको, CH3 और आपने कहा सर डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पर एक O- लिख रहा हूँ मैं अब, और यहाँ पर मैं OH लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन भी है, एक मिनट इसको मैं ठीक कर देता हूँ फिर, ताकि आपको डाउट ना रहे स्टूडेंट। देखो इसका भी करता हूँ, इसका O है तो इसका H है, यहाँ इसको हटा रहा हूँ। चलो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये C है, उसके साथ डबल बॉन्ड N है स्टूडेंट, और फिर क्या है O और H है। थोड़ा एल्कली ऐड किया था, उससे क्या हुआ था कि O- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ से H निकल गए, यहाँ से H निकल गए स्टूडेंट, एक H यहाँ से निकला है कि यहाँ से निकला। अब ये इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये निकल है। देखो ये यहाँ पे रिंग बन रही है, यहाँ पे रिंग बन रही है। तो इसने ये कीलेट लिगेंड है, इसने रिंग बना लिया स्टूडेंट, रिंग बना लिया। अब होगा क्या स्टूडेंट कि ये ऑक्सीजन वाली जो है ना, और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक H यहाँ से निकला हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हो ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन, और ये नेगेटिव है। तो ये अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाली है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, ये जो मैंने दिखाई है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हुआ क्या स्टूडेंट कि ये एक कीलेट क्या बन गया स्टूडेंट? कीलेट कम्प्लेक्स बन गया। कीलेट कम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम एक बहुत ही अच्छा लिगेंड है। आप देख रहे हैं ये बाइरेंडेट लिगेंड है, और ये कीलेटिंग एजेंट है। बहुत ही अच्छा और स्टेबल कम्प्लेक्स बनेगा, बहुत ही स्टेबल कम्प्लेक्स बनेगा। और ये स्टूडेंट इसका कलर क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? क्या कलर होता है इसका? बताइए, किसी को पता है कि क्या कलर होगा? ये बहुत ही शानदार एक रेड कलर मिलेगा। तो रेड कलर हमें मिलने वाला है इसमें स्टूडेंट। तो इससे निकल डिटेक्ट हो जाता है। क्या होता है? निकल कैन बी डिटेक्टेड स्टूडेंट बाय दिस मेथड। निकल का डिटेक्ट कर सकते हैं चॉकलेट्स के अंदर बाय यूजिंग डीएमजी। डीएमजी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसीलिए लेके आया था वहां से पेपर से, क्योंकि ये पेपर क्वेश्चन में था कि
चॉकलेट के अंदर निकल आयंस हैं, तो कैसे टेस्ट करोगे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Therefore, student, we can use chelating agents in formation of colored compounds। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो कि यहाँ पर उसने ये भी पूछ लिया कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ये भी पूछ लिया किसी जगह पर। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने इसमें, देख रहे हो। इसके इसमें और इतना स्टेबल है, उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं इसके। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मैंने ये रिएक्शन दिखाई है, ये है मेरा डाइमिथाइल, ये 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, ये निकल 2 प्लस है, निकल 2 प्लस है, ये चॉकलेट में है। चॉकलेट जो मैंने खाई थी उसके अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने डाला ही पड़ा रेड कलर, तो रेड कलर प्रेसिपिटेट मिल गई मेरे को। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किलेशन जो बनी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई है। ये मैंने जो दिखाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH माइनस मैंने डाला ही था, दो OH माइनस से एक H और एक H मतलब निकलने वाला है। 2 है ना मॉलिक्यूल आपके पास, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक में H गया और दूसरे में भी H गया, तो इस तरह का ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दिस इज हाईली स्टेबल, और रेड कलर का होता है, बहुत स्टेबल है स्टूडेंट। तो डिटेक्शन ऑफ निकल आयंस के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ? डिटेक्शन। और मैंने पर्शियन ब्लू का तुम्हें बता दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका कि पर्शियन ब्लू क्या होता है। कि वो आपने देखा कि कैसे हम डिटेक्ट किया था फेरिक आयंस को, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला था, तो पर्शियन ब्लू कलर का फार्मूला ही पूछ लिया था उसने। फार्मूला वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब इसने ये पूछ लिया कि ये जो निकल है, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट, और ये इसकी शेप क्या है, ये किस शेप का है कॉम्प्लेक्स, इसकी ज्योमेट्री पूछ ली। अब बताओ, 1 मिनट का वक्त है आपके पास, क्या दिमाग लगाते हो? 4 चॉइसेस दे रखी हैं आपको, आप बैठे हुए हो, कोई नीट के पेपर में बैठा हुआ है, कोई जी में, तो क्वेश्चन आ गया, लो भाई अब क्या जवाब दोगे? रट्टेबाजी तो मैं कर नहीं सकता, समझना है। निकल 2 प्लस का बताओ क्या होता है? डी काउंट बताओ, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब फिर मैंने वही केमिस्ट्री शुरू कर दी कि मुझे, मैं कहता 3D सीरीज याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। स्कैंडियम है भाई, टिटेनियम है भाई, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक का। कितना एटॉमिक नंबर है निकल का? कौन बता रहा है? जल्दी से बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ निकल का, बोलो कितना एटॉमिक नंबर है। यहाँ से 21 से शुरू हुआ था, तो फिर तुम्हें पता तो है कितना। जल्दी बताओ, 30 सेकंड का वक्त। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, दिमाग लगा रहे हैं, पैराशूट है दिमाग के अंदर से, खोलो। दिमाग का पैराशूट बनता है तो आंसर 28। 28 है, तो वेरी गुड, 28 है। तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वैलेंस शेल की? 4s2 है, और 3D में 8 है। अरे ये 2 S में जाते हैं, 8 उसमें जाते हैं, ये सारी बातें तुम्हें अब याद हो जानी चाहिए। और निकल 2 प्लस का मतलब क्या हुआ? ये निकल है, तो निकल 2 प्लस क्या हो गया? देखो हर चीज को मैं वर्कआउट करता हूँ, ऐसे मैं नहीं जवाब देता। 388 हो गया। अब क्या होगा कि ये देख रहे हो, ये कीलेटिंग जो लिगेंड होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं स्टूडेंट्स। ये कंपाउंड में, इसमें क्या करेगा? आपके पास है 3D, आपके पास है 4s, और आपके पास है 4p। हो गया। ये आया DMG, आया सर जी, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। ये तो कीलेटिंग है, पावरफुल एजेंट है। ये क्या कर देगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको पेयर अप कर देगा। स्ट्रॉन्ग है ये लिगेंड, ये पेयर अप हो गए हैं, 8 के 8 आ गए। अब मेरे को कितने डोनर एटम है? 4 हैं, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होने हैं। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन। देखो तो मैं सिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री है ये, साइंस है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ। इतना सारा कुछ तो मैंने कर दिया, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी बताओ जल्दी से, कौन बता रहा? 30 सेकंड का वक्त है। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए, ये सारे लाइव वेबिनार्स होते हैं जिनमें तुम्हारी इंटरेक्शन हेल्प करेगी, पार्टिसिपेशन हेल्प करेगी। जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? सर किसकी? अरे इस कॉम्प्लेक्स की, निकल की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल की क्या होगी? सारा तो सॉल्व कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल ही तो पूछी, और क्या पूछी है? यहाँ लिखा नहीं मैंने।
इस कॉम्प्लेक्स में बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है। 4 ही तो लिगेंड डालने में, 4 नॉन पेयर sp2 सर। है। क्या बताइए, क्या आंसर किया है? अरे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने हैं यार, 4 नाइट्रोजन ही तो है तुम्हारे पास। तो DsP2 ही तो होगी। ये क्या दिख रहा है मुझे, 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो ये क्या बनी फिर? sp2 सर। DsP2 हो गया, 1 2 और 2 4। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है जब DsP2 होती है? क्या होगी इसकी ज्योमेट्री? ज्योमेट्री पूछ ली पेपर में उसने। अरे भाई DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की टेबल दिखाई थी तुम्हें मैंने कि अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सी शेप बनेगी, ज्योमेट्री क्या बनेगी स्टूडेंट? स्क्वायर प्लेन। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगी? टेट्राहेड्रल sp3 थोड़ी है। अच्छा गलत हाँ आंसर है। सर। अरे स्क्वायर प्लेनर है। यस सर, यस सर, यस सर। अरे दिमाग लगाना है भैया तुम, मैं एक एक चीज समझाता हूँ। इतना दिमाग तो कोई भी नहीं लगाएगा, मेरा दिमाग बहुत खर्च होता है। यस सर। स्क्वायर प्लेनर है, बात समझ में। अरे सर भूल गया था sp2 अब sp3 कोई के बात बारे नहीं, में। मैं कोई रट्टेबाजी नहीं करता, ना तुम्हें करवाता हूँ। तुम्हारे सामने एक एक चीज को मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर। मैंने कोई एक वर्ड से नहीं खत्म कर दिया, लो भाई हो गया रेड कलर आता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये कॉम्प्लेक्स डालते हैं रेड कलर आता है निकल डिटेक्ट हो गया। मैंने तो कितने सारे पॉइंट बता दिए यहाँ पर। भाई बुक में थोड़े लिखे हुए हैं ये पॉइंट, मैं तो एक एक वर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारे को डी कोड कर रहा हूँ, बिल्कुल टोटल केमिस्ट्री समझा रहा हूँ। कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ये। चलो ये समझ में आ गया तुम्हें कि मैंने जो यूज बताया, इतना बड़ा यूज बताया कि ये किस काम आ रहे हैं। एप्लीकेशन तुम्हारे डिटेक्ट, कितने आयन डिटेक्ट कर दिए हमने, कितने ज्यादा डिटेक्ट किए। अच्छा चलो आगे चलते हैं। यहाँ तो हमने ये कर लिया सारा, ओके। अब स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है एस्टिमेशन। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड स्टूडेंट बाय दिस मेथड। सेकंड एप्लीकेशन इसका क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको पता है ईडीटीए जो है, बताओ किस टाइप का लिगेंड है? अब बताओ ईडीटीए किस टाइप का लिगेंड है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ, इसको हटा देता हूँ मैं, ये तुमने नोट कर लिया सारा, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो, सर हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में। अब जो ईडीटीए को कीलेटिंग एजेंट भी तो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कीलेट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? यस सर है। हाँ, तो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो Na2EDTA लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो, मतलब इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट लगे हुए हैं ना, उसमें से 2H की जगह Na लगा हुआ। Na+ है ना इसमें, दो Na+ है, दो इसमें है ना, दो Na+। देखो हर चीज को दिमाग सोचना है। मैंने EDTA नहीं लिखा, उसके साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है, Na2EDTA लिखा है ना। तो ये क्या करेगा फिर? अब हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम आयन होते हैं और मैग्नीशियम आयन होते हैं, बोलो होते हैं। मैग्नीशियम आयंस। यस। अब क्या होगा फिर स्टूडेंट्स? आपके पास है हार्ड वाटर, उसके अंदर है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस, और आपने डाला है Na2EDTA। ये एक कीलेटिंग एजेंट है, हेक्साडेंटेट है, Na2 है। तो ये एक्सचेंज होने वाले आयंस किससे? ये 2+ से और मैग्नीशियम से। क्या होगा स्टूडेंट? क्या मैं कह रहा हूं कि ये आयंस एक्सचेंज होने वाले स्टूडेंट। पेन को क्या हुआ? पेन। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होने वाला। आपको बताइए कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स भी कैसे काम करती हैं। सोडियम आयन तो पानी में चले जाएंगे, और ये कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये ईडीटीए स्टूडेंट। किसके साथ? CaEDTA बनने वाला है, और ये दो जाएंगे तो एक आएगा ना, 2+ है ये, और मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ये कीलेटिंग एजेंट है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कीलेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट? कीलेट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं।
ठीक है, इनमें कीलेट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कीलेट कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट। तो दे विल फॉर्म स्टूडेंट, व्हाट आई एम सेइंग कि क्या बनाने वाले हैं कि ये कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। अब ये और ये दोनों इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स बना लिया स्टूडेंट। अब इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताया था। बताया था ना स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इन दोनों के Yes, sir. स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट। Yes, sir. तो सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ आयंस होती है। इसमें क्या होती है? सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ आयंस होती है स्टूडेंट, बिकॉज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ऑफ कैल्शियम और उनके जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस उनके डिफरेंट होते हैं, इनके वैल्यूज डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट। तो एक तरीके से टाइट्रेशन करी जाती है जिससे कि वो एस्टिमेट कर लेते हैं कितने कैल्शियम आयंस हैं और कितने मैग्नीशियम आयंस। अब पूरी डिटेल्स की हमें जरूरत नहीं है, वो पूरा एक अलग से चैप्टर है। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को एस्टिमेट कर लेते हैं बाई टाइट्रेशन विद Na2EDT। बात समझ में आ गई? बिकॉज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर डिफरेंट। Yes, sir. तो उससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम है और कितना मैग्नीशियम है। हार्डनेस, तो हार्डनेस ऑफ वाटर का कितना है हमारे पास वो डिपेंड करता है कितने कैल्शियम आयन है, कितने मैग्नीशियम आयन है। तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कितने मोल्स कैल्शियम के हैं, कितने मोल्स हमारे पास मैग्नीशियम है। इसे टाइट्रेशन की जाती है स्टूडेंट विद Na2EDT। तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफरेंट होता है दोनों का, तो उससे हम निकाल लेते हैं। अब एग्जैक्ट प्रोसीजर की हमें जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल में नहीं है हमारे कोर्स में। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. और आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूजेस क्या है। देखो कि हमारे पास हमने कहा कि बहुत सारे देखो ओर्स होते हैं, ओर्स में मेटल्स होते हैं, ओर्स में मेटल्स होते हैं स्टूडेंट। अब मेटल्स को निकालने के लिए ओर से हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम उनके कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनके बना सकते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाएंगे तो उनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये जो बहुत प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे देखो Gold. गोल्ड है और सिल्वर, Yes, ये बहुत sir. बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का और है, Gold तो प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है हाँ ना? प्योर में ही मिलता है, और में हर तरह के होते हैं, और उसका हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब मैंने इसका एक कॉम्प्लेक्स बना लिया स्टूडेंट। आपको पता है गोल्ड का एक कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में भी दिया होगा। ये साइनो कॉम्प्लेक्स बना लिया स्टूडेंट। क्या बना लिया मैंने? साइनो कॉम्प्लेक्स बना लिया गोल्ड का। तो गोल्ड का स्टूडेंट हमने साइनो कॉम्प्लेक्स बनाया। ये जो साइनो कॉम्प्लेक्स है गोल्ड का, NaAgCN2 स्टूडेंट, सिल्वर है, ये सिल्वर का या गोल्ड का, गोल्ड भी कर सकते हो, दोनों का सेम है। Ag2S है या सिल्वर का बनता है, सिल्वर का क्या बनता है? Au। सिल्वर का कौन सा होता है? AuCl2 होता है। ठीक है, तो ये गोल्ड है या सिल्वर का, इनके हमने साइनो कॉम्प्लेक्स बना लिए। कौन से कॉम्प्लेक्स बनाए हैं? साइनो कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है? ये एक माइनस लगाया मैंने क्योंकि ये 2 माइनस है, तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? गोल्ड सिल्वर की +1 और गोल्ड की कितनी है? +1। दिख रहा? +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है दोनों। Yes, sir. अब इसको हम क्या करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं कि हमें सिल्वर या गोल्ड मिल जाए? बताओ कौन सा होता है, किससे रिएक्ट? Cyanide. अरे जिंक से रिएक्ट करते हैं। अच्छा. जिंक, जिंक क्या होता है? जिंक तुम्हें पता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसको अगर रिड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो Ag बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? Au बन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें। सर प्योरिफिकेशन के लिए ना? ओके. हाँ, तो ये इसमें हम समझ क्या गया. करेंगे? जिंक डाल देंगे।
तो जिंक क्या करता है, NaAg में तुमने जिंक डाल दिया स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, इसके अंदर मैंने जिंक को ऐड कर दिया स्टूडेंट, द रिजल्ट ऑफ दैट इज व्हाट यू गेट इज Na2, और जिंक ने सिल्वर को उठा के बाहर फेंक दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, जिंक अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, सिल्वर। तो सिल्वर और गोल्ड इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ देयर साइनो कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार उसने पूछा पेपर में। एग्जैक्ट रिएक्शन आपके बुक में दे रखी है, आप देख लेना, मेटलर्जी के चैप्टर में दे रखी है, मेटलर्जी के चैप्टर में ही, क्योंकि यहाँ तो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तो बैलेंस्ड रिएक्शन जो भी देखना चाहते हैं मेटलर्जी में आपको मिल जाएंगी, ठीक, ऐसे कम्प्लेक्स बनते हैं। तो यहाँ पर अब सिल्वर और गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड स्टूडेंट्स। और भी कोई भी मेटल है, अगर उसको हमने निकालना है, अगर मैंने कोई स्टेबल कंपाउंड उसका बना लिया स्टूडेंट, फिर मैं उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक क्या करेगा, उसके पास ताकत है, वो खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा और मेटल को आउट कर देगा। तो इस तरह से हम उनके यूज कर लेते हैं। Some important extraction processes like those of silver and gold, student, make use of complex formation. Gold combines with cyanide in the presence of oxygen and water to form stable complexes, and then we can extract them back from by using zinc. Extract back by using Zn, student, as a reducing agent. जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता ही है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, आपको पता ही है Zn कितनी है स्टूडेंट, सारी बातें इकट्ठी हैं, देखो 0.76 वोल्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता, इलेक्ट्रॉन दे देता, क्योंकि अपोजिट प्लस हो जाएगा। जब हमने ट्रांजिशन मेटल में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड्स बताए थे, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ये आपको दिख गया, ये समझ आ गई बात, स्टोरी। यस सर, आपने बताया था। हाँ, तो ये सारी देखो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री एक एक वर्ड हमें लर्न करना है, तो जहाँ भी हम यूज करते हैं कोई भी चीज को मिस नहीं करना, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। अब एक और चीज आपने देखी होगी कि मैंने लिखा है कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो ये जो मेटल्स, जब जब मेटल्स होते हैं, जैसे निकल है, टिटेनियम है स्टूडेंट, मेटलर्जी से आप इनको बनाते हो, मेटलर्जी का चैप्टर हमने नहीं किया, अब बोर्ड से निकाल दिया उन्होंने मेटलर्जी, तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया आपसे। लेकिन मेटलर्जी में जब निकल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इन मेटल्स की रिफाइनिंग की जाती है स्टूडेंट। रिफाइनिंग का मतलब है कि इनमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उन्हें प्योरीफाई करने के लिए, एक्स्ट्रा प्योर बनाने के लिए रिफाइनिंग की जाती है। तो निकल की रिफाइनिंग में एक प्रोसेस है मॉन्ड्स प्रोसेस। उसमें ये क्या करते हैं कि जैसे निकल है स्टूडेंट, ये इसको हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है NiCO4। इसका मैंने बताया था बहुत स्टेबल है, हमने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनिल बॉन्डिंग। तो ये वोलाटाइल होता है स्टूडेंट, और ये स्टेबल है, इसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। निकल के अंदर इंप्योरिटीज भी थी स्टूडेंट, और हमने इसको हीट कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको, ये वोलाटाइल है, तो इसको हमने निकाल लिया। अब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है फिर, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होता है, ये फिर टूट जाता है, और निकल और 4CO। तो ये जो निकल हमें मिलता है, ये अल्ट्रा प्योर होता है, अल्ट्रा प्योर होता है। इस प्रोसेस का नाम है मॉन्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, ये कॉम्प्लेक्स है, निकल का कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, आपको पता है ये 0 है। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो हम क्या करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, और फिर इसको डिकम्पोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। टिटेनियम के लिए भी वैन आर्कल मेथड यूज होता है, उसमें आयोडाइड्स बना लेते हैं, हम आयोडाइड्स बना लेते हैं। अब देखो एक और हमने लिखा यूज, आपको पता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी होते हैं। आप बताओ कि बायोलॉजिकल सिस्टम में बताओ, जब फोटोसिंथेसिस होती है स्टूडेंट,
क्लोरोफिल जो है स्टूडेंट, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है, ये पूछा गया पेपर में। क्लोरोफिल क्या है स्टूडेंट? जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है? ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बताओ इसके अंदर कौन सा मेटल होता है क्लोरोफिल में? कौन बता रहा है? क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ। बायोकेमिकल एप्लीकेशंस पे आ गया। अरे तुम्हें पता तो है क्लोरोफिल में कौन सा होता है? मैग्नीशियम नहीं होता। मैग्नीशियम का पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स होता है। ये पॉर्फिरिन्स होते हैं, पॉर्फिरिन्स होते हैं स्टूडेंट। पॉर्फिरिन्स कह रहा हूँ, मैग्नीशियम के होते हैं। मैग्नीशियम के पॉर्फिरिन्स कॉम्प्लेक्स हैं स्टूडेंट। मैग्नीशियम होता है स्टूडेंट क्लोरोफिल के अंदर। स्टूडेंट क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। किसका? मैग्नीशियम का। ये पूछा जा चुका है पेपर में, मैग्नीशियम का स्टूडेंट। और एक विटामिन B12 तुमने सुना है, ये पूछा था उसने कि ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट। इसके अंदर कौन सा होता है लिगेंड? इस कौन सा मेटल आयन होता है? कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन होता है विटामिन B12 में? कोई बता सकता है स्टूडेंट? 30 सेकंड का वक्त, बोलो। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही बता रहा हूं तुम। कोबाल्ट होता है। सर क्वेश्चन क्या है? अरे B12 में कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन होता है? कोबाल्ट 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 का होता है। ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कौन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? कोबाल्ट का होता है स्टूडेंट, कोबाल्ट का। और तुम्हें पता है कि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं आपके शरीर में, बहुत सारे एंजाइम्स हैं स्टूडेंट, जो कि आपको पता है कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो हाइड्रोलिसिस हो रही है, एंजाइम्स जो डाइजेशन के अंदर काम आते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं स्टूडेंट। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एंजाइम होता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज कह रहा हूं मैं स्टूडेंट, ये एक एंजाइम है आपके बॉडी में। तो ये हाइड्रोलाइज करता है स्टूडेंट एंजाइम्स को। आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा, जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। अमीनो एसिड्स ही होते हैं सारे। तो ये डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप प्रोटीन्स खाते हो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स में टूट जाते हैं। बताओ कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होता? क्वेश्चन आया था कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है स्टूडेंट इनके अंदर। क्लोरोफिल के अंदर हमने बता दिया मैग्नीशियम है। विटामिन B12 में बता दिया कोबाल्ट है। अब मैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? एंजाइम्स है ये। इसमें इसमें जिंक आयन होता है स्टूडेंट। कौन सा होता है? जिंक आयन। इसमें जिंक आयन्स होते हैं स्टूडेंट। कौन सा होता है? जिंक। कौन से आयन होते हैं? जिंक आयन। दे आर कोऑर्डिनेटेड विद सेवरल अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ प्रोटॉन्स। कोऑर्डिनेटेड विद सेवरल अमीनो एसिड रेसिड्यूज। प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको पता ही है, रेसिड्यूज, सेवरल अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के ही बायोपॉलीमर्स होते हैं। तो उनके अंदर जिंक आयंस होते हैं, जिंक आयंस होते हैं। और आपसे पूछ लिया स्टूडेंट हेमोग्लोबिन का, हेमोग्लोबिन का पूछ लिया। तो हेमोग्लोबिन भी आपको पता है कि ये एक, हेमोग्लोबिन का भी आपको पता है कि स्टूडेंट ये एक, हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन का आपको भी आपको पता लग गया क्या होता है हेमोग्लोबिन। व्हाट इज हेमोग्लोबिन स्टूडेंट? आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं बताओ। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अरे किसका होता है? आयरन और पॉर्फिरिन्स का। आयरन के पॉर्फिरिन्स होते हैं स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन कैरियर है। तो अबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है।
तो हेमोग्लोबिन में पूछा उसने कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा मेटल आयन होता है, मेटल आयन के नाम पूछेगा पेपर में आपको, आयरन होता है इसमें। क्या होता है? आयरन होता है। नोट कर लिया? अच्छा, अब देखो ये हमने बता ही दिया। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? आपने सिल्वर की देखा, सिल्वर का ऑर्नामेंट्स देखे भाई, सिल्वर की प्लेटिंग की हुई है। गोल्ड के देखें, गोल्ड की प्लेटिंग की हुई है सिल्वर के ऊपर, देखे आपने ऐसे ज्वेलर्स की शॉप पे? तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये जब जब हम प्लेटिंग करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या चाहिए होती है? प्लेटिंग जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या चाहिए होती है? थिन लेयर चाहिए होती है। किसकी? मेटल की। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, गोल्ड की करनी है, इनकी थिन लेयर मुझे चाहिए। तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि जो सोल्यूशन होते हैं ना, कम्प्लेक्स सोल्यूशन यूज करते हैं। सोल्यूशंस किस चीज के यूज किए जाते हैं स्टूडेंट? कम्प्लेक्सिस के। अरे कंपाउंड नहीं यूज किए जाते, कम्प्लेक्सिस के सोल्यूशन। जैसे मैंने बताया तुम्हें AgCN2 स्टूडेंट, ये सिल्वर का है कम्प्लेक्स, और गोल्ड का क्या है? AuCN2, ठीक है। इनको यूज करने से क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ये स्लो प्रोसेस में टूटेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा ना, तो ये धीरे धीरे टूटेंगे, एकदम नहीं टूट जाएंगे। जब वो धीरे धीरे सिल्वर निकलेगा स्टूडेंट, तो प्लेटिंग भी थिन लेयर की बनेगी। बहुत ज्यादा सिल्वर आ गया तो थिक प्लेटिंग बन जाएगी। वो हमें थिक नहीं चाहिए होती, हमें स्मूथ प्लेटिंग चाहिए होती है, और इवन प्लेटिंग चाहिए होती है, और थिन लेयर चाहिए होती है। मतलब थिन, स्मूथ और इवन प्लेटिंग करने के लिए स्टूडेंट हम इनके कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स यूज करते हैं, मेटल्स के। कंपाउंड से नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये स्लो हमें देंगे सिल्वर और गोल्ड आयन, धीरे धीरे धीरे, तो इस तरह से वो प्लेटिंग हो जाती है। अब देखो कि एक और यूज आ गया। हमने आपको बताया कि कीलेट थेरेपी अब बहुत यूज हो रही है, बायोमेडिकल यूज स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गया। बायोमेडिकल यूज मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हो गया है। कीलेट थेरेपी मतलब कीलेट जो होते हैं स्टूडेंट, उनको हम यूज कर सकते हैं मेडिसिन में, और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इसे बोलते हैं कीलेट थेरेपी। मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर आपका कीलेट थेरेपी का बहुत बड़ा यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे जो पॉइजन्स होते हैं स्टूडेंट, पॉइजन्स होते हैं मेटल आयंस की, जो पॉइजन्स होती हैं, आपने सुना है लेड की पॉइजनिंग हो गई, तो ये क्या होता है कि मेटल आयंस जो होते हैं वो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे पॉइजन्स होती हैं। लेड आयंस आपको पता है बहुत पॉइजन्स होते हैं, या कि आपके शरीर में एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन हो सर गया, तो टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं, सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया। बस अभी टॉक्सिक मेटल आयंस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम कीलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो हम जैसे कि हमने EDTA का यूज किया है स्टूडेंट, लेड आयंस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। और इसी तरह ही आप देख रहे हो कि ये हमारे पास ज्यादा ये एक्सेस कॉपर और आयरन आते हैं, तो उनको भी हम रिमूव करते हैं बाई कीलेटिंग एजेंट स्टूडेंट्स। तो बाई कीलेटिंग एजेंट्स हम इनको रिमूव कर लेते हैं। और एक्सेस ऑफ कॉपर आयरन, डी पेनिसिलामिन, कॉपर और आयरन को एक्सेस में है, उनके रिमूव करने के लिए कीलेटिंग एजेंट्स का यूज हो रहा है स्टूडेंट, और उनका नाम है डी पेनिसिलामिन एंड डिसफेरोक्साइन बी। तो EDTA को लेड पॉइजनिंग के लिए मैंने बता दिया यूज होता है। लेड पॉइजनिंग जब हो जाती है तो EDTA का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे प्लाटिनम इफेक्टिव हैं, सिस प्लेटिन, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, सिस प्लेटिन स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस प्लेटिन स्टूडेंट, ये क्या करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जो ये ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स को इनहिबिट करता है। ये कैंसर के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट। सिस प्लेटिन लिखा है मैंने, ये याद रखना, ये आ चुका है पेपर में। तो इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। ये क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ करता है ट्यूमर्स की। इसका ट्रांस वाला टॉक्सिक होता है, लेकिन सिस प्लेटिन कह रहा हूँ, सिस प्लेटिनम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट, सिस कह रहा हूँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सिस। ये यूज हुआ कैंसर और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ट्यूमर।
तो ये हमने आपको कुछ यूज बताए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और फोटोग्राफी में भी ये यूज होते हैं। जो फिल्म डेवलप होती है स्टूडेंट, उसको वॉश किया जाता है हाइपो सोल्यूशन से, जिससे कि वो एक AGBR जो अनडिकम्पोज होता है उसका वो कम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिस कम्प्लेक्स का नाम है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ फोटोग्राफी में स्टूडेंट इनका यूज है। एक वर्ड का आंसर है, इसका भी नोट कर लो कि हाइपो सोल्यूशन यूज होता है। तो हाइपो सोल्यूशन क्या करता है, एक कम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कम्प्लेक्स बनाता है, AgS2O3 स्टूडेंट 2 3-। तो जो अनडिकम्पोज्ड AgBr होता है, AgBr जो होता है अनडिकम्पोज्ड, वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है हाइपो सोल्यूशन में, और एक कम्प्लेक्स बना देता है। तो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को फिल्म को डेवलप करने के लिए यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी फिल्म को डेवलप करने के लिए हाइपो सोल्यूशन यूज होता है, जो ये कम्प्लेक्स बनाता है, जो हमने इसका फार्मूला दिया है AgS2O3 2 3-, वो डिसॉल्व हो जाता है AgBr जो अनडिकम्पोज। तो ऑलराइट देन, ये सारे यूजेस थे स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर, में। ओके, गुड बाय। गुड बाय।